नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो पार्लियामेंट के अंदर संविधान के 75 साल पूरे होने पर वहां पर लगातार चर्चा हो रही है और इस चर्चा में चौतरफा घिरी हुई है ये सरकार। आज राहुल गांधी ने संसद में इस जो चर्चा चल रही है संविधान को लेकर, उसमें सरकार को चारों तरफ से घेरा और उसको पूरी तरीके से आईना दिखा दिया और ये बता दिया कि ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है और अब ये तय करना होगा कि देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से। क्योंकि न सिर्फ उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है बल्कि योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर वार किया है। योगी आदित्यनाथ के लिए तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि यूपी में संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति लागू है और इसमें ये कहते हुए उन्होंने हाथरस का जिक्र किया, उन्होंने संभल का जिक्र किया और ये बताया कि किस तरह से वहां पर जो दलित है, मुसलमान हैं, उनके ऊपर किस तरह का जुल्म किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जाहिर सी बात है कि उससे पहले आपने देखा ही होगा राहुल गांधी को कि किस तरह से उन्होंने बात की थी महाभारत की, कुरुक्षेत्र की उन्होंने बात की थी और इस सब का जिक्र करते हुए दरअसल उन्होंने ये भी बता दिया कि असली हिंदू धर्म क्या है और वो क्या सिखाता है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह के हिंदू धर्म की बात करती है, इस पर भी उन्होंने आईना दिखा दिया। उन्होंने एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनाई और उस कहानी के जरिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उनकी नीतियों की और देश में जो कुछ हो रहा है उसकी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, आज वही काम जो है वो देश की सरकार कर रहे, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और मैं आपको सुनवाना चाहूंगी राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा मनुस्मृति, संविधान को लेकर और गोलवलकर और सावरकर को लेकर। सुनिए आप जरा। I'd like to quote also in हिंदी। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था जिसकी आप पूजा करते हैं। तो राहुल गांधी को आपने सुना, सावरकर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान की जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, उनके विचारों पर वार करते हुए यहां पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी अपने अल्फाजों को चबाते हुए नजर नहीं आते, बल्कि जिस तरह से भी कहा जाना चाहिए, जितनी सफाई से कहा जाना चाहिए, वो उसी तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीरों का मुद्दा उठाया, किसानों का उठाया, हाथरस, संबल से लेकर हर उस चीज की बात करी जिसको लेकर अभी देश त्रस्त है और किस तरह से जातियों में, मजहबों में बांटा जा रहा है। जातिगत जनगणना की उन्होंने बात की और जातिगत जनगणना की बात करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जातिगत जनगणना हर कीमत पर होकर रहेगी और ये मैं यहां पर पार्लियामेंट में कह रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि 50% का जो कैप है वो भी हटेगा। बार बार इस बात को राहुल गांधी अलग अलग मंचों से कहते हुए नजर आते हैं। कल का दिन था पूरे तरीके से प्रियंका गांधी के नाम और आज का दिन था पूरी तरीके से राहुल गांधी के नाम। भाई बहन की इस जोड़ी ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना ला के रख दिया है और ये बता दिया है कि ये देश संविधान से ही चलेगा। आप कितनी भी कोशिश करें यहां पर हिंदू राष्ट्र नाफिज करने की, मनुस्मृति को लागू करने की, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये उन्होंने अलग अलग तरीके से इस बात को सीधे तौर पर कह दिया और कभी गोलवलकर का जिक्र किया तो कभी सावरकर की यहां पर बात की। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी राहुल गांधी की एक और बाइट। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आज जवाब दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहां रेज कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। तो
तो यहाँ पर युवाओं की बात की, हुनरमंद युवाओं की उन्होंने बात की, अग्निवीरों की उन्होंने बात की और एकलव्य का जिक्र करते हुए जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से राहुल गांधी ने इन तमाम चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये भी बताया असली धर्म के बारे में, संविधान के बारे में, देश के युवाओं के बारे में, हर उस चीज के बारे में जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन सब पर आज उन्होंने बात की और संविधान की रोशनी में की और ये बताया, आईना दरअसल दिखाया कि क्या कुछ देश में हो रहा है और ये लड़ाई किन विचारों के बीच की है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। अब देखना यह होगा कि वो जवाब देते हैं तो उसमें क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उसकी एक वानगी आज हमने देख ली। राहुल गांधी ने शुरुआत की अंग्रेजी में अपने भाषण में, फिर उसके बाद उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, फिर बीच में फिर थोड़ा सा उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया और शायद ट्रांसलेशन में कुछ बात उन्होंने इधर से उधर कह दी, तो उस पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो बात वो कह रहे थे, जिन विचारों की वो बात कर रहे थे, उन पर तो जवाब देते नहीं बन रहा था। लेकिन जिस तरह से हमेशा से वो राहुल गांधी को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो तो पप्पू हैं या उनको कुछ समझ नहीं आता है या उनको समझ नहीं है या उनको पता नहीं है, इसी तरीके की आज हरकत करने की कोशिश संसद में की। लेकिन देश की जनता को भी पता चल गया है, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, कि राहुल गांधी दरअसल क्या है और किस तरह की वो सियासत करते हैं और जो राहुल गांधी ने कहा है वो सारी बातें जो है किस तरह से सच साबित हुई हैं, ये सब अब देश ने देखा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि संविधान पर जो ये 75 साल पूरे होने पर जो चर्चा हो रही है वो आज के इस दौर में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब तमाम संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो एक तरह से गुलाम होकर काम करती हुई नजर आए, एक पार्टी की बी टीम बन के काम करती हुई नजर आए, दलितों पर, आदिवासियों पर, माइनॉरिटीज पर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, वो जब हम ये देखते हैं तो संविधान की बात करना और उसमें जो आईन में जो लिखा है उसकी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। सोशल पॉलिटिकल किस तरह से जस्टिस मिले, इसकी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। और 75 साल जब पूरे हुए हैं तो इस पर ये बात जब विपक्ष ने करनी शुरू की है तो जाहिर सी बात है इस पर बीजेपी पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आती है, क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है, जो बीजेपी जिनको पूछती है, जिसकी बात राहुल गांधी ने कहा, सावरकर, उनकी जो विचारधारा है, जो उन्होंने किताबों में लिखा है, वो सब कुछ हमारे सामने है। और इसीलिए जब जब संविधान की बात होती है तब तब भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बौखलाई हुई और बिलखती हुई नजर आती है। और हमने ये देखा कि संविधान का मुद्दा जब लोकसभा चुनाव में उठा तो 240 पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, बैसाखियों पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी और उसको ये पता है कि उसकी दुखती रग है, क्योंकि लगातार 50% के कैप हटाने की जो बात, जातिगत जनगणना की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बहुत बखूबी उनको ये पता है कि दरअसल वो देश के किस जो पॉपुलेशन है उसको दरअसल वो केटर कर रहे हैं। दो खास मेहमान इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए। स्क्रीन पर दोनों मेहमानों को आप लेकर आइए, इनसे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और जाना माना चेहरा संदीप यादव जी मेरे साथ जुड़ गए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ जम्मू आनंद जी, सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस्तकबाल कार्यक्रम में। जम्मू आनंद जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूं, कल प्रियंका गांधी को आपने सुना, आज राहुल गांधी को आपने सुना। बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इन सब पर जवाब देना। इसके अलावा अखिलेश यादव से लेकर महुआ मोइत्रा और तमाम इस तरह के सांसद जो बेबाक अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने संविधान के इस मुद्दे को सेंटर में रखकर देश में जो कुछ चल रहा है उसकी बात आज उन्होंने की है। किस तरह से आप देखते हैं इसको, और क्या बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा इन तमाम चीजों पर जवाब देना, क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं। बहुत उम्मीद तो उनसे नहीं है कि वो सीधे सवालों का सीधा जवाब देंगे, जाहिर सी बात है वो अपनी तरह की लफ्फाजियों के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार बुशरा जी, ऐसा है कि चाहे या ना चाहे भारतीय समाज और भारतीय राजनीति जिस मोड़ से गुजर रही है वो मोड़ बड़ा अहम है, क्योंकि
बहुत पहले से मेरी ये मान्यता थी, आज भी है, कि अभी देश के अंदर एक वैचारिक संघर्ष चल रहा है और ये वैचारिक संघर्ष बुनियादी तौर पर दो धुरे हैं इसके। एक धुरा वो है जो 1949 और फिर 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान इस देश के नागरिकों ने खुद के लिए समर्पित की थी, उसको नहीं मानने वाले। और दूसरा, जो इस देश की संविधान और संविधान के जो मुख्य बिंदु है, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, इसको मानने वाले। और जब मैं ये दो धुरी कहता हूं तो मैं स्पष्ट हूं कि जो पहली धुरी है, जिन्हें मान्य नहीं, वो है आरएसएस, उस जमाने की जनसंघ और फिर हिंदू महासभा, सावरकर। ये तीनों को अगर अपन एक जगह रख दें, जिसको आज नेतृत्व जो है आरएसएस प्रदान करती है, और ये तीनों धाराओं का सपना एक ही था कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और इसीलिए संविधान का जो ड्राफ्ट है उसका विरोध इसलिए किया गया था, ये कहते हुए कि भाई इसमें इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। और भारतीय नहीं है का मायने क्या है कि इसमें मनुस्मृति के अंश नहीं नजर आ रहे हैं। और मनुस्मृति के अंश का मतलब क्या है कि ये संविधान इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करता या नकारता है। और दूसरा, ये सभी नागरिकों को जात पात, धर्म, रंग, भाषा और लिंग के आधार पर फर्क नहीं करता, सबको एक समान मानता है। और खास करके संघ हो, हिंदू महासभा हो, इन्हें स्त्री और पुरुष, खास करके स्त्री को पुरुष के साथ समानता का दर्जा देना नहीं चाहते थे। तो ये वो स्कूल ऑफ थॉट था जो उस जमाने में, जब देश आजाद हुआ और एक नया राष्ट्र इन मेकिंग था, और उस राष्ट्र का कैरेक्टर, चरित्र क्या होगा, उस राष्ट्र के अंदर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, मतलब संवैधानिक संस्थाएं काम करेगी, और देश का चेहरा क्या होगा, किसी धर्म से उसका चेहरा जो आइडेंटिफाई होगा या वो सेकुलर रहेगा। सेकुलर रहेगा का मायने ये कि राज्य जो है वो किसी भी धर्म को मानने वालों के बीच में फर्क नहीं करेगा, और राज्य जो है संवैधानिक तौर पर हर नागरिक को अपना धर्म, अपना रीति रिवाज को मानने का जो अधिकार है, वो एक मूलभूत अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये दो धारा के बीच में जो संघर्ष था, वो संघर्ष आज भी जारी है। ये बात सही है कि जब तक बीजेपी और जब तक आरएसएस उस मकाम पे नहीं पहुंची थी, तब तक वो इसके बारे में नहीं बोलते थे। लेकिन अब जो है वो जिस मोड़ पे आया है, एक ताकत के रूप में है, आज सरकार उनके हाथ में है। और इसीलिए 1990 के बाद जो जनरेशन अस्तित्व में आई है, उस जनरेशन के साथ इतिहास की, समाज की चर्चा नहीं हो पाई। और वो जो पीढ़ी थी, जिस पीढ़ी के माध्यम से अतीत नई पीढ़ी को
हस्तांतरित करती है, वो पीढ़ी जी लगभग मतलब खत्म हो गई। बड़े मुश्किल से अभी 90 पार 95 पार कुछ नागरिक बचे हुए हैं। तो 90 जब हमने डंकल प्रस्ताव को स्वीकार किया, खुली अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया, उस 90 में पैदा हुआ जो बच्चा है, जो आज करीब 34 साल का हो गया है, तो डंकल प्रस्ताव के बाद जिस विरासत में वो पला है, वो बाजारवाद मिला उसको। और बाजारवाद जो है बुनियादी तौर पर अच्छे ग्राहक बनाना चाहती है, विचार शून्यता उसकी बुनियाद होती है। इसीलिए हम्म देश के अंदर इस नई जनरेशन के साथ इसकी चर्चा होना बहुत आवश्यक थी। और मैं समझता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि जब उन्होंने इस देश की राजनीति को राइट विंग कर दिया है, तब ये लाजमी है कि ये चर्चा इस देश के नागरिकों के साथ किया जाए। और वो चर्चा की बुनियाद यही थी कि जब हम महसूस कर रहे थे 2014 के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार का पूरा कार्यकाल रहा है, उसका व्यवहार रहा है, संसद को चलाने का उसका तरीका रहा है, बिल्स पास कराने का उसका जो तरीका रहा है, और किस तरीके से उन्होंने पुराने कानूनों को, चाहे श्रम कानून हो या किसानों के लिए नए कानून की बात की हो, ये जो सारी प्रक्रिया रही है, और उसके बाद हर संस्था में आरएसएस के लोगों को वहां पर बिठाया गया है। और उसके बाद 2024 में जब 400 पार की बात होने लगी थी, और उसके पहले संविधान को बदलने की एक नई चर्चा फिर से होने लगी थी, आर्टिकल लिखे जाने लगे थे, तो इस पार्श्वभूमि में अंततोगत्वा वर्तमान जो संविधान है इससे क्या शिकायत है, और दूसरा आरएसएस और बीजेपी को क्यों 1950 में स्वीकार किया गया संविधान लागू नहीं है, इसके जो मुख्य बुनियादी वैचारिक बैठक है, इसकी चर्चा इस समाज में बहुत जरूरी थी। और मैं समझता हूं कि आज वो चर्चा किसी ना किसी माध्यम से क्यों ना सही हो, वो हो रही है और समाज की आंखें खुल रही है। और इसीलिए हम देखते हैं कि संविधान पे चर्चा करने से ये सरकार बच रही थी, और जब चर्चा होने लगी है तो इनके चेहरे के ऊपर का नूर जो है वो खत्म हो गया है। इसलिए हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो क्या आरएसएस की और सावरकर की ये जो ऑफिशियल पोजीशन है उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। तो आगे देखते हैं जवाब हमको और आपको मिलता है, क्योंकि संविधान को माथे पे लगाना और पार्लियामेंट के सीढ़ियों को चूम लेना, ये ड्रामा तो विजुअल ड्रामा तो किया जा सकता है, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की जो बात है उसका क्या, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बुनियाद रखी गई है लोकतंत्र की, सामाजिक न्याय की और धर्मनिरपेक्षता की, उस पर क्या कहना चाहेंगे ये देखना होगा। देखते हैं देश का प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण होगा, ये देखना होगा क्या वो जवाब देंगे राहुल गांधी की उस चुनौती का, जो राहुल गांधी ने एक तरह से चुनौती ही पेश की है, क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि ये लड़ाई उन दो किताबों के बीच की है। एक हाथ में उनके संविधान था, दूसरे हाथ में उनकी मनुस्मृति थी, और साफ तौर पर उन्होंने ये चैलेंज जो है वो एक तरह से दे दिया, और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए तो कह दिया कि वहां पर संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति का कानून वहां पर चल रहा है। जिस तरह से वहां जुल्म हो रहा है, चाहे वो दलितों की बात उन्होंने की हो, हाथरस की, उस बेटी की, उस परिवार की, या फिर उन्होंने बात की हो संभल में जिस तरह से 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया और कल प्रियंका गांधी ने भी किया। ये कम से कम
आज के इस दौर में जब बहुसंख्यकवाद की राजनीति हो रही हो, जब एक सिटिंग जज ये कहें कि कटमुल्ले जैसा शब्द का इस्तेमाल करें और ये कहें कि वही होगा जो बहुसंख्यक चाहता है इस देश का, ऐसे वक्त में अगर विपक्ष एकजुट होकर, अगर नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर संविधान की बात करें, उन पर हो रहे मजलूमों की बात करें, वो बिना अपने लफ्जों को चबाए वो बिल्कुल साफ गोई से ये बात रखें कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, देश के दलितों के साथ क्या हो रहा है, तो ये बहुत कह सकते हैं कि एक सुकून देने वाली बात है। क्योंकि 2024 से पहले डॉक्टर संदीप, जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक तो ये था कि 400 पार हम करेंगे और संविधान बदलेंगे, ये कहा जा रहा था उनकी तरफ से। शुक्र करिए कि 240 पर सिमट गए, बैसाखियों पर आ गए, और ये इसलिए आ पाए क्योंकि जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात उठाई गई, संविधान को बचाने की बात उठाई गई, लोकतंत्र को बचाने की बात उठाई गई, और ये सवाल अभी भी उसी तरीके से उतना ही वाजिब और उतना ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बना हुआ है। यही वजह है कि संविधान पर चर्चा से भाग रही थी बीजेपी, लेकिन आखिरकार उसको मजबूर होना पड़ा क्योंकि ये देश अभी भी संविधान से ही चल रहा है और ये इस देश में अभी भी लोकतंत्र कायम है। तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो चुनौती पेश की है, क्या प्रधानमंत्री हमारे उस तरह से उसका जवाब देते हुए नजर आएंगे, या फिर हमें वही तमाम उनके नाटक हमें नजर आएंगे, माथे से लगाना संविधान को, सीढ़ियों पर सर झुकाना, और जिस तरह की बातें वो करते हैं वही करने को मिलेंगी? क्योंकि जवाब उनसे जरूर मिलना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से, ये तो उन्हें बताना होगा। ये गोलवलकर का, सावरकर का देश है या फिर गांधी और अंबेडकर का देश है, ये तो उन्हें बताना होगा। जी, देखिए, उनसे बहुत ज्यादा कोई इस तरह का आपको जवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी लाइन स्पष्ट है। वो सावरकर और सावरकर का जो का दर्शन था, जो हिंदुत्व का दर्शन है इनका, जो हिंदू श्रेष्ठता की बात करता है, उसकी उनकी लाइन है। और देखिए, किसी भी विचारधारा में जब श्रेष्ठता का भाव होगा तो कोई समावेशी मामला नहीं बनेगा। अब देखिए, जो हिंदू धर्म है, जिसका इन्होंने नैरेटिव खड़ा किया कि हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, हकीकत में हिंदू धर्म कभी खतरे में आ ही नहीं सकता है। उस पर लगातार मतलब हमले हुए, और हिंदू धर्म लगातार पनपता रहा, बेहतर होता रहा, और भी बेहतर ही होगा, वो खराब नहीं होगा। क्योंकि उसके जो मूल में है वो ये है कि वो सबको एसिमिलेट करता है, सबको समाहित करता है। वो देखिए, हिंदू धर्म जो है ना, वो कोई मोनोलिथिक धर्म नहीं है। वो किसी एक चीज की बात नहीं करता है। उसका जो कैरेक्टर है वो डाइवर्सिटी है, प्लुरैलिटी है, इंक्लूसिवनेस है। ये तीन चीजें हैं। एक तो विभिन्नता, डाइवर्सिटी, प्लुरैलिटी में विश्वास करता है, इंक्लूसिविटी है, और जितने भी डाइवर्स कस्टम्स हों या फिर माने कल्चर्स हों, और उसके साथ साथ बिलीफ्स हों, उनको भी वो सम्मान देता है। तो ऐसा धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। अब देखिए, हिंदू धर्म में ही तमाम तरह के पंथ, संप्रदाय, और यहाँ तक कि आप नास्तिक होकर भी हिंदू रह सकते हैं। जैसे कबीरपंथी हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, लिंगायत हैं। आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में बहुत ही स्पष्ट ढंग से जिक्र किया है कि कैसे बसवन्ना का जन्म 1161 में हुआ था, अभी के कर्नाटक में। उस समय वो कर्नाटक नहीं था, कलचुरी राजा बिज्जला के सेनापति थे। वो जाति से ब्राह्मण थे। उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की और एक दलित युवक की, जो अछूत माना जाता था, हरलैया, और लड़की का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसकी शादी करवाई और लिंगायत धर्म की स्थापना की। तो उन्होंने जो अपने भाषण की शुरुआत की है, उस भारत की महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहा है, उन्होंने उसको जिक्र किया है। इसका कोई जवाब नहीं है। हिंदुत्व के दर्शन में कुछ है ही नहीं। हिंदुत्व तो हिटलर की नाजी जर्मनी के सिद्धांतों को मानता है, जो रेसिज्म को मानता है, जो रेस की श्रेष्ठता को मानता है, नस्ल की श्रेष्ठता को मानता है, उसको बढ़ाता है, उसकी बात करता है। और हमने देखा है कि पूरी दुनिया में क्या हश्र हुआ। जैसे कंबोडिया में पोल पाट का जो 4 साल का जेनोसाइड हुआ वहां, उसका हम लोगों ने रिजल्ट देखा है। हमने रवांडा में हुती और तुत्सी के बीच का संघर्ष देखा है। हमने अमेरिका में देखा है कि कैसे ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में वो संघर्ष हुआ।
हमने पूरी दुनिया में देखा है, तमाम उदाहरण भरे हुए हैं। तो राहुल गांधी एकदम सही हैं और ये जो समय है भारत के संविधान या भारत के समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। राहुल गांधी ने स्पष्ट ढंग से कहा है कि मनुस्मृति और भारत का संविधान क्या है? हमारी एस्पिरेशंस हैं, मेरी और आपकी, हमारे नागरिकों की बातें करता है भारत का संविधान। हमारी अस्मिता की बात करता है, हमारी इच्छाओं की, आकांक्षाओं की बात करता है। भारत का संविधान दुनिया के 10 देशों से लिया गया है। और अमेरिका, जापान, फ्रांस के इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, क्षमा करिएगा, का सिद्धांत है उसमें। उसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जो गैर बराबरी को बढ़ावा देता हो। और जो हिंदुत्व की राजनीति है वो केवल बस हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है। याद रखिएगा, मुसलमान तो बस एक आपको दिखाने के लिए स्केयर क्रो अंग्रेजी में होता है, जैसे खेतों में लगाया हुआ होता है पुतला, जिसको कहते हैं कि पशु देख के भाग जाएंगे। एक्चुअली ये दमन और उत्पीड़न तो कर रहे हैं हिंदू धर्म के भीतर के की जो जातियां हैं। ये कभी ओबीसी हिंदू की बात नहीं करते हैं, कभी दलित हिंदू की बात नहीं करते हैं, कभी जो वंचित हिंदू हैं, चाहे आदिवासियों में तो खैर उनके अपने अपने धर्म है, सरना कोड है, लेकिन जो आदिवासी हिंदू भी मानते हैं अपने को, कई आदिवासी समाज हैं उत्तर प्रदेश और बहुत कम है लेकिन है, तो उनकी बात नहीं करता है वो। खाली हिंदू नैरेटिव के भीतर वो समेट के उनका अंतहीन उत्पीड़न करना चाहता है। ये इनकी पॉलिटिक्स है। अब इनसे पूछिए कि सामाजिक न्याय नहीं होगा, क्या इनके बेटे डीएम नहीं बनेंगे? क्या ये लोग उद्योगपति नहीं होंगे? क्यों नहीं? किसी भंगी और किसी डोम समाज के व्यक्ति की मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट होती है, क्यों नहीं उद्योगपति है वो? कितने जातिगत जनगणना और आर्थिक न्याय में राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं ना कि भाई कितने इस देश के लोग हैं जो ओबीसी हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो एसटी हैं, जो एसटी हैं, उस देश के संसाधनों में उनकी क्या हिस्सेदारी है? अभी भी भारत में 50% का रिजर्वेशन है और उसके बावजूद भी भारत के विश्वविद्यालयों में 70%, ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली अपने आंकड़े में कहता है कि 70% अपर कास्ट फैकल्टीज हैं। यही हालत आईआईटीज, आईआईएम की है, एम्स की है, सारे इंस्टीट्यूशंस की है। मुस्लिम हिंदू डिबेट तो वो इसलिए कराई जा रही है कि मुसलमान भी सतर्क होकर अपने अधिकारों की मांग न करें। उनको तो ऐसे कर दो, इतना डिह्यूमनाइज कर दो कि वो अपने को पहले से ही मान लें कि हम जीवित हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ा एक इस देश में अधिकार है या एक फेवर है। और हकीकत में देखा जाए तो मुस्लिम जो खास करके जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं, उनको उनकी जो हालत है, नौकरियों में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो देश के सबसे खराब तबकों में, मैंने खराब स्थिति में है। वो 2% भी नौकरियों में है या नहीं है, कोई आंकड़ा तो है नहीं सरकार के पास। तो आंकड़ा आप देखिए ना कि दुनिया का अजीब देश है, तमाम विकास की बातें करते हैं, चौथी तिमाही में 5.4% का ग्रोथ रेट है जीडीपी का। अब ये देखिए कि वो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन भारत जातिगत जनगणना छोड़ दीजिए, 2011 में होनी थी, शुरू होने वाली है 2025 में। सोचिए 4 साल आप क्या कर रहे थे? कौन सी विजन है आपकी? आप जनगणना ही नहीं करा पा रहे हैं। जातिगत जनगणना तो बहुत दूर कौड़ी और बात है। तो मेरा यही कहना जी। है कि राहुल गांधी की लाइन और राहुल गांधी का जो नैरेटिव है एकदम परफेक्ट है। उनको बस इंडिया गठबंधन में अपना एक कोऑर्डिनेशन और सारी चीजें, क्योंकि देश संविधान ही है भारत, और जिस दिन संविधान से दूर जाएगा भारत, वो भारत नहीं बचेगा। वो सीरिया हो जाएगा, वो ऐसा देश हो जाएगा जो इमोशंस पे चल रहे हैं, जो क्योस में है पूरे। तो मेरा यही कहना है कि संविधान हमारी एस्पिरेशंस का दस्तावेज है, हम नागरिकों का, और हमको उसकी रक्षा करनी है। मनुस्मृति, अब देखिए मैं डेटा के साथ आपको बता देता हूँ कि स्वीडन की उपसला यूनिवर्सिटी है, वहां पे उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले अशोक स्वाइन पीस स्टडीज में प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक लेख लिखा गल्फ न्यूज के लिए, आप अभी गूगल करिएगा मिल जाएगा। उन्होंने साफ साफ लिखा है, हालांकि भारत सरकार ने उनका ट्विटर हैंडल और तमाम तरह की चीजों को टर्मिनेट करा दिया, कैंसिल करा दिया है, लेकिन उनका लेख मिल जाएगा गूगल पे। वो कहते हैं कि 52 साल तक इन्होंने भारत के झंडे को नहीं लहराया फहराया। इन्होंने भारत के जितने भी आंदोलन थे मुक्ति के, चाहे वो असहयोग आंदोलन था या फिर कोई भी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सेदारी नहीं की। ये कहते थे कि भारत का तिरंगा जो है वो खाली केसरिया रंग का होना चाहिए, संविधान ठीक नहीं है, संविधान मनुस्मृति पे आधारित होना चाहिए। मनुस्मृति क्या है? मनु का दस्तावेज कहा जाता है, 2nd सेंचुरी एडी में उसकी उत्पत्ति हुई है। और मनुस्मृति में यही है कि
एक्चुअली वर्ण और जाति की कल्पना है, और वर्ण और जाति से आजकल देश अब चलाओगे तो चलेगा? ये एक बोगस कंसेप्ट है। हम सभी मानव बराबर हैं। पूरी दुनिया में हमने देखा कि वही देश तरक्की कर पाया है जिसने अपने देश के भीतर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, चाहे वो रेस से जुड़ा हुआ था, चाहे वो एथनिक एथनिक इश्यूज से जुड़ा हुआ था, उसको जब उसने रिजॉल्व किया तभी वो प्रगति कर पाया है, आगे बढ़ पाया है। तो एकदम साफ साफ अशोक स्वाई कहते हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उनका उनके पास आधार भी है, सबूत भी है, एविडेंस भी है। कुछ भी वो ख्याली बातें नहीं कर रहे हैं जो हमारे मान्यवर करेंगे। अभी आप सुनिएगा, उस पर भी डिबेट करिएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई जवाब देने वाले हैं, और ना ही भारत की जनता को कुछ जवाब, कुछ हाँ आरोप प्रत्यारोप होंगे, उसमें मजाक उड़ाया जाएगा राहुल गांधी का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जी जी बिल्कुल। और मैं अनुराग ठाकुर को सुन रही थी कि अंगूठा काटने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने सिखों के गले काटे, ये वो कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे, वो उत्तर प्रदेश से लेकर और गुजरात तक जो कुछ हुआ है उसकी बात करना वो भूल गए थे। और उसको लेकर अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से, उनके शीर्ष नेताओं की तरफ से इसको लेकर माफी भी मांगी गई है, लेकिन एक माफी जिसका इंतजार देश ने किया वो कभी अभी तक मिली नहीं है। अभी तक शायद उसको इंतजार है। मैं बात गुजरात की कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये सीधे तौर पर ये नजर आ रहा है कि जो पूरी चर्चा हो रही है पार्लियामेंट के अंदर संविधान को लेकर, 75 वर्ष पूरे होने को लेकर, ये इस वक्त की सबसे जरूरी चर्चा है। और क्योंकि सबसे ज्यादा चोट अगर किसी चीज को पहुंचाई जा रही है तो वो देश का संविधान है। और इसके आपको एक नहीं अनगिनत, आपको एक के बाद एक हर दिन आपको मिसालें देखने के लिए मिल जाएंगी। अभी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त आप ये देखिए सर्दी के इस चिलचिलाते इस ठंडे मौसम में आप ये देखिए कि किसान किस तरह से अभी भी बॉर्डर्स पर हैं। वहां पर उनके ऊपर जब वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं तब उनके ऊपर किस तरह से आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे जाते हैं और क्या कुछ उनके साथ होता है। ऐसा लगता है कि मानो देश के दुश्मनों से डील की जा रही हो। और ये सवाल भी राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में उठाया है। सवाल यही है कि लगातार जो जरूरी सवाल है जम्मू आनंद जी वो उठाए जा रहे हैं, उन सवालों की बात की जा रही है। जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी देखिए, मुख्य बिंदु जो है संविधान पे जब चर्चा हो रही है तो मुख्य बिंदु ये है कि क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को 1950 में जो हमने संविधान को स्वीकार किया वो मान्य है या नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आरएसएस अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्र प्रेम नाम की संस्था और चरित्र निर्माण करने वाली संगठन और संस्था के रूप में प्रचलित करती है। लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के प्रति आपका स्टैंड क्या है, आपकी समझ क्या है, मुझे आधा मिनट दीजिए, मैं वो पैरा पढ़ देना चाहता हूँ। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान की ड्राफ्ट को स्वीकार किया, उसके तीसरे दिन ही आरएसएस के मुख्य पत्र में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आरएसएस की आधिकारिक भूमिका उन्होंने अपने संपादकीय में जाहिर किया। वो मैं पढ़ देता हूं, वो है इंग्लिश में मेरे पास। द वर्स्ट थिंग अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत is that there is nothing Bharatiya about it. There is no trace of ancient Bharatiya constitutional laws, institutions, nomenclature, and phraseology. No mention of the unique constitutional developments in ancient Bharat. Manu's laws were written long before Lycurgus of Sparta or Solon of Persia. To this day, his laws are as enunciated in Manusmriti, excited the administration of the world and elicit spontaneous obedience and conformity among Hindus in India. But to our constitutional pundits, that means nothing. ये लिखा गया था 30 नवंबर 1949। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस ड्राफ्ट को स्वीकार किया उसको उन्होंने अमान्य किया, ये कहते हुए
कि इसमें मनुस्मृति से कुछ भी लिया नहीं गया। और ये कहने की बात उन्होंने कहा कि जिस मनुस्मृति से दुनिया के उस समय ग्रीक के लोगों ने इंस्पायर हुए थे, तो एक तो ये, और उसके बाद सावरकर ने जो कहा कि मनुस्मृति इज दैट स्क्रिप्चर which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and which from ancient times has become the basis of our cultural customs. अने मनुस्मृति जी जिसने इंसान को इंसान का अधिकार देने से लिखित रूप से मान्य किया, जिसने इस बात को माना कि जन्म से लोग श्रेष्ठ हो सकते हैं, कनिष्ठ हो सकते हैं, जिसने ये माना कि महिलाओं को इंसान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, ऐसे मनुस्मृति को सावरकर ने कहा कि वेद के बाद अगर कोई पवित्र ग्रंथ है जिसको हिंदू समाज ने स्वीकार किया है, वो है मनुस्मृति। और उसके आगे उन्होंने कहा, दिस बुक फॉर सेंचुरीज हैज कोडिफाइड द स्पिरिचुअल एंड डिवाइन मार्च ऑफ आवर नेशन। इवन टुडे the rules which are followed by crores of Hindus in their lives and practice based on Manusmriti. Today, Manusmriti is Hindu law. This is fundamental. ये सावरकर ने वुमेन के ऊपर आगे जो बोल रखा है, आज की जनरेशन को जो सबसे ज्यादा है इक्वालिटी का आनंद लेती है, स्त्री और पुरुष समानता का जो इस अवस्था से सबसे ज्यादा आनंद ले रहे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुखर बने हुए हैं। लेकिन उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि आरएसएस और सावरकर महिलाओं के बारे में क्या कहते थे। उन्हें ये मालूम नहीं है ने जो संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है और अधिकार देता है, उसको वो लोग नकार रहे थे। सिर्फ बोलकर नहीं, लिखकर नकार रहे थे, और संविधान से ज्यादा श्रेष्ठ मनुस्मृति को मान रहे थे, और हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति ही होगी ये कह रहे थे। आज भी उनका विश्वास वही है। ये बात 75 साल के संविधान के वर्ष में संसद के पटल में चर्चे में आ रहा है और इसको लाया जा रहा है। ये आंख खोलने वाली बात है। हिंदुस्तान के, भारत के 42 करोड़ और खास करके उन हिंदुओं के भी आंख खोलने वाली बात है जो हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र में और मनुस्मृति में इंसान करके नकारा गया। आज उनका आंख खोलना और खुलना, खास करके हिंदू समाज का, जो एक तरफ अंबेडकर के संविधान को महान भी मानता है, लेकिन उनके साथ जाना पसंद कर रहा है हिंदू हितों की बात करने के नाम पर, जो लोग इसी संविधान को नकारते हैं। इसलिए दिस इज द फाइनेस्ट मूवमेंट फॉर द 21st century for Indian society, where आरएसएस का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। और हम देखना चाहेंगे कि आरएसएस का स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री है, आरएसएस का स्वयंसेवक जो इस देश में गृह मंत्री है, क्या वो 1950 को लागू किया गया संविधान के साथ है, या फिर जिस आरएसएस ने 1949 में ऑर्गेनाइजर के अंदर भारतीय नए संविधान को लेकर जो भूमिका उन्होंने स्पष्ट की और नकारा और मनुस्मृति को ही अपना संविधान माना, दोनों में से किसके साथ खड़े होते हैं। और हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या आरएसएस के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री क्या इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि आरएसएस की ये समझ 1949 की गलत थी, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं, ये देखने की बात है। तो इस देश के अवाम को, इस देश के आम हिंदुओं को संविधान के किताब पे हाथ रखकर शपथ लेकर संविधान को चूमकर
मूर्ख बनाने का जो पूरा ड्रामा चल रहा है और पूरे देश के निजाम को बदलने का जो काम चल रहा है और जो नफरत जिस तरीके से इस देश के अंदर समाज के अंदर बोई जा रही है, मैं देखना चाहता हूं, देश देखना चाहता है कि प्रधानमंत्री कितना सच बोलने वाले हैं, कितना झूठ बोलने वाले हैं। आज संविधान पे चर्चा करवाकर आरएसएस कटघरे में खड़ी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने लास्ट उसमें जो है जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही क्या कि संविधान पे चर्चा करके दरअसल आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया है। और ये चुनौती जिसकी बात मैं कर रही हूं कि राहुल गांधी ने जो चुनौती दी है, जाहिर सी बात है कि वो बेहद बड़ी चुनौती है। और वो ये देखना होगा कि जब वो जवाब देंगे राहुल गांधी की बात का, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स से अभी भारतीय जनता पार्टी को अगर तकलीफ है, आरएसएस को तकलीफ है, तो वो एक शख्स है राहुल गांधी। और इसीलिए सबसे ज्यादा हमला भी उन्हीं के ऊपर होता हुआ नजर आता है। आप पूरी कार्रवाई उठाकर देखिए, जब जब आपको राहुल गांधी बोलते हुए नजर आएंगे, तब तब आप देखेंगे कि पूरी कैबिनेट उठ खड़ी होती है और किस तरह से तमाम जो मंत्री हैं वो जवाब देते हुए नजर आते हैं, यहां तक कि चेयर भी बोलने लगती है। वो सब भी हमने देखा है संदीप जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ये जो चर्चा हो रही है इसका असर हम पॉलिटिकली भी होता देखेंगे, क्योंकि इसी संविधान ने हमें हक दिया है अपने वोट के इस्तेमाल करने का, जो दरअसल छीना जा रहा है, चाहे बोगस वोटर्स को की एंट्री करवाकर वोट हमारे काट कर, या फिर मुसलमानों के वोट काट कर, या उनको वोट न दिए जाने को लेकर, या जहां जहां विपक्ष का वोट है वहां क्या किया जा रहा है, किस तरह से संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, वो एक पार्टी की बी पार्टी बनकर काम करती हुई नजर आ रही है, वो सब हम ये देख रहे हैं। इस चर्चा का मकसद तो अच्छा है कि लोगों तक एक मैसेज जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में इसका कोई नतीजा निकलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सॉरी जी सॉरी मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, नतीजा तुरंत दिख जाए ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये जो संघर्ष है वो सही दिशा में है, क्योंकि आपको बहुत मैंने पीछे भी कहा है डिबेट में कि देश की सीधी साधी जनता को लगता होगा कि देश के जितने भी मतलब स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी के, या जो सरकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। ये गुजरात मॉडल में पूरी भारत की जनता ने देखा है। मैंने एक दिन साफ साफ आपको बताया था कि मैंने स्पष्ट है, जब मोदी जी वहां मुख्यमंत्री बने 2001 में, तो उसके बाद गोधरा दंगा हुआ और गोधरा दंगे के बाद 4000 केसेस थे पूरे गुजरात में, जो 2500 बिना एविडेंस मैंने गवाहों के नाम मिलने की वजह से ऐसे ही रफा दफा हो गए। बाकी जो 1500 थे, इन्होंने अपने कैडर्स को वहां जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होती है उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया, मैनेज कर दिया और खत्म कर दिया। फिर बाद में ये पूरे मामलों से खुद छूट गए और सभी जानते हैं कि उसमें क्या है मसला। और भारत में आप देख ही रही हैं कि सीबीआई, आईटी या फिर ईडी, जो भारत की संस्थाएं, उनका पहले तो ईडी का लोग नाम नहीं जानते थे 2014 से पहले, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, उसका जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो संघर्ष है ना सीधे सीधे हो गया है, मैंने सत्ता पर नियंत्रण किए हुए लोगों के बनाम एक बड़ी बहुजन आबादी, जिसके पास कोई खास सूचना नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास अभाव है। इस देश में जो अमीर है वो 1% है, 9% लोग करीब करीब मिडिल क्लास के हैं, 10% लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं। ये 20% लोग तो, इन 20% में भी 10% की जिंदगी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, 10% स्ट्रगल कर रहे हैं और बाकी 80% तो नीचे हैं। वो उनका कोई स्ट्रगल नहीं, बस वो जी खा रहे हैं। उनका जो मामला है वो $4 पर डे में वो जीते हैं। तो $4 कितना हुआ? अब मान लीजिए 90 रुपए भी है तो 360 रुपए हुए। तो मेरा यही कहना है कि ये संघर्ष लंबा चलेगा जब तक विपक्ष की पार्टियां मतलब एकजुट होकर मजबूती से नहीं लड़ेंगी, क्योंकि ये आसान संघर्ष नहीं है। राहुल गांधी की क्लैरिटी है, विपक्ष के दूसरे दलों को भी इसी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। और ये कहना कि अब ये चुनाव आयोग तो छोटा सा मोहरा, मैंने बताया आपको कि जब ईडी देख रही है आपकी कैसे काम करता है, चुनाव के दौरान वो छापे मार रहा था झारखंड में,
जो पर्सनल पीए हैं हेमंत सोरेन के, उनके घर पे जमशेदपुर में, रांची में, अशोकनगर में, यहाँ वहां छापे पड़े। तो ये आप सब स्पष्ट जान लीजिए कि कोई संस्था बची है नहीं, और नहीं बची है तो फिर उसका रास्ता क्या है? रास्ता बस यही है, पार्लियामेंट से लेके सड़क पर रास्ता। मत मुझे तो ये लगता है कि जो मनुस्मृति है उसको तो राहुल गांधी जी को जलाना चाहिए। जब वो बोल रहे हैं आज वो जलाएं अगर, तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा लोगों में, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको जलाया, ईवी रामास्वामी पेरियार ने जलाया, और उसमें क्या है? उसमें यही बातें हैं कि समाज जो है वो, उसमें महिलाओं को के अधिकारों को काटा गया है, कर्टेल किया गया है, और उसमें जो लोअर कास्ट हैं उनको कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का पालन करना चाहिए, और जो उसका नियम है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो वो संविधान मानवता की बात करता है, मानवीय गरिमा की बात करता है, और वो कहता है, वो शास्त्रों को कोट करके मानवों को मतलब कमतर बताता है, और कहता है कि चूंकि उसकी अपनी थियरी है कि पुनर्जन्म और इसके आपके पिछले जन्म के कामों की वजह से आपको ये जन्म मिला है, तो आपको उसी में जीना है। अगर ऐसे जिए आदमी तो कभी वो संघर्ष ही नहीं करेगा। तो एक यही मामला है कि मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जो कभी कोई देश उस पर खड़ा ही नहीं हो सकता। वो रिग्रेसिव सोच है, राहुल गांधी की प्रोग्रेसिव सोच है। तो राहुल गांधी जिस तरह से बहुत ही क्लियर है, इमोशनल है और स्पष्ट है, उनको इसको जला के और इनको बताना चाहिए कि संविधान से ही देश यहाँ तक पहुंचा है, आगे भी इसी से बेहतर होगा और तरक्की के रास्ते पे जा पाएगा। तो इसलिए जो आपका सवाल था कि ये जो रास्ता तो तुरंत नहीं मिलता है ना, तुरंत दिखता नहीं है। कभी कभी जैसे मैं क्रिकेट का मेटाफर लूं, कभी कभी टेस्ट मैच में बॉलर जो है एकदम लाइन लेंथ की बॉलिंग करता है, 10-15 गेंद फेंकता है, फिर 30-40 फेंकता है, उसके बाद बैट्समैन ऊब जाता है, उसको लगता है कि इतना डिसिप्लिन बॉलर है, फिर वो गलती करता है और वो विकेट जाता है। तो इन्हीं जो मुद्दे हैं जनता के, उस पर राहुल गांधी बातें करते रहेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, ये लोग चले जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है जो नागरिकों के लिए हो। इनकी जो विचारधारा और नीतियां हैं वो क्रोनी कैपिटलिस्ट और अपना इनका जो मित्र है जिसकी वजह से 3 हफ्ते तक पार्लियामेंट रुकी हुई है, चल नहीं पा रही है उनके लिए। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी ने आज अडानी का मसला भी उठाया, और उन्होंने धारावी से लेकर तमाम चीजों की बात कही। जिन शब्दों के लिए पार्लियामेंट नहीं चल पा रही थी, वो जब संविधान पर चर्चा हुई तो उन तमाम शब्दों का, यानी कि उसमें सबसे अहम है अडानी, उसका मसला प्रियंका गांधी ने भी उठाया, राहुल गांधी ने भी उठाया, और तमाम दूसरे पार्लियामेंटेरियन जो है वो भी लगातार उठा रहे हैं। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो राज कपूर की फैमिली से अगर मिलकर उनको फुर्सत मिल गई हो तो क्या वो पार्लियामेंट के अंदर आकर जो सबसे जरूरी चर्चा चल रही है, जिसमें वो पूरी तरीके से नदारद हैं, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं एक नई सांसद हूं, मैं चुनकर आई हूं, मैंने इतने दिनों में सिर्फ एक बार 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री को देखा है। जब पार्लियामेंट शुरू होता है, का सेशन शुरू होता है, उससे पहले तो वो लंबी लंबी बातें करते हुए नजर आते हैं और कटघरे में खड़ा करते हैं विपक्ष को, लेकिन उसके बाद वो खुद ही नदारद नजर आते हैं, क्योंकि वो सवालों से बचना चाहते हैं, वो विचारों की इस लड़ाई से बचना चाहते हैं। उनको सिर्फ आती है एक ही बात, मोदी मोदी कराना, और जहां जहां ऐसा होता है वहां वहां वो पूरी तरीके से नजर जरूर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मुझे आपका भी, संदीप जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।